हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोग के साथ फॉल ऑफ द हल्क का एपिसोड नंबर 4 शेयर करने जा रहा हूं अपने चैनल के ऊपर। और आज बेसिकली हमारी सीरीज के अंदर एक लिमिटेड सीरीज आ रही है जिसका नाम रेड हल्क है। और रेड हल्क इससे पहले कोई ऑनगोइंग सीरीज नहीं थी हमारी जिसको हमने चैनल पे शेयर किया हुआ था, बल्कि ये खासकर जो है फॉल ऑफ द हल्क के लिए ही बनाई गई है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें अलग अलग मुख्तलिफ सीरीज हमारे पास आती रहेंगी जो कि हम पहले फॉलो करते हुए आ रहे हैं और कुछ वन शॉट टाइप की होने वाली हैं। तो उसी तरह इसमें से रेड हल्क की एक सीरीज है जिनका हम आगे जाके इसके और भी एपिसोड्स को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अभी के लिए आज हम इसका एपिसोड नंबर 1 यानी कि हमारे फॉल ऑफ द हल्क का एपिसोड नंबर 4 चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले हम अब तक देखते आए हैं कि किस तरह से मोडेक और लीडर जो है अपनी पूरी की पूरी जबरदस्त किस्म की इंटेलिजेंसिया टीम को दोबारा से रिफॉर्म कर चुके हैं। और उनका गोल इस वक्त ये है कि उन्हें दुनिया के 8 स्मार्टेस्ट लोगों को किडनैप करना है। साथ ही साथ ब्रूस बैनर और रेड हल्क जो है एक साथ मिल चुके हैं इनकी फोर्सेस को रोकने के लिए। तो अब हमारी कहानी इसी के आगे से कंटिन्यू करती है। इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत एक लोकेशन से होती है जो कि बिल्कुल डिस्क्लोज्ड है, हमें उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दरअसल ये एम का यहाँ पे कोई बेस मौजूद है जिसके बाहर 2 सोल्जर्स खड़े हुए हैं। और वो पूछता क्या तुमने सुना? तो कहता क्या हुआ दोबारा से? खैर मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी स्कैन कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे कोई चीज़ होगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इतनी देर में वो दूसरा सोल्जर बोलता है जरा उसकी तरफ देखो वो क्या चीज़ है। लेकिन इतनी देर में वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पुराना कोवर्कर हूँ, मुझे भूल गए तुम। और वहीं पे रेड हल्क जो है एक जोरदार थंडर क्लैप करके उन दोनों को उड़ा देता है। तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि कल मैं तुम्हारे दूसरे बेस के ऊपर गया था और वहां पे मैंने लोगों की बहुत बुरी तरीके से शामत बुलाई थी। मैंने इस बारे में सुना है कि मोडेक ने यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बहुत ही बड़ी डूम से डिवाइस को छुपा के रखा हुआ है जो कि वो मेरे लिए तैयार कर रहा है। क्या तुम मुझे अपनी आई बॉल दोगे 1 मिनट के लिए? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी को उठाता है, उसकी आई बॉल से उस दरवाजे को स्कैन करके खोल देता है। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि ये वो बेस है जहाँ पे सबसे कम ह्यूमन एक्टिविटी पाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा गुड स्टफ भी यहीं पे ही मौजूद होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डेफ इंसान हूँ या स्टूपिड हूँ? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब मैं अकेला नहीं होता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक दीवार की तरफ देख के बात कर रहा होता है और वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि ए बॉम्ब होता है जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे इनविजिबल होकर खड़ा हुआ होता है। और वहीं से उसको देखते हैं कि रेड हल्क को गुस्सा आता है, कहता है कि जोन्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहीं से जोन्स बोलता है कि देखो मुझे काफी मजा आता अगर हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे होते और एक दूसरे की शामत बुला रहे होते, लेकिन तुम जानते हो ना कि अगर हमने यहाँ पे शोर शराबा करा तो ये पूरा का पूरा बेस अलर्ट हो जाएगा और हो सकता है कि वो हमें यहाँ पे हरा ना सके, लेकिन हमें गैस वगैरह करके जरूर बेहोश तो कर सकते ही हैं। तो अब जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए थे चुपचाप वो खामोशी से काम करते रहो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ एक शेडो की तरह, द ए बॉम्ब। आखिरकार तुम मेरा यहाँ पीछा क्यों कर रहे हो? तो ए बॉम्ब समझाता है कि देखो ब्रूस और मैं भी इस वक्त तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि तुम कुछ ना कुछ उल्टा कर सकते हो। तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूँ कि तुम यहाँ पे कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जो तुमने मेरे पार्टनर से कहा है तुम वही करने के लिए आए हो। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है तुम तो ऐसे वादे कर रहे हो कि जैसे तुम बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हो उसके लिए। और वो साथ में ये भी बताता है कि तुम जो हो खुद मोडेक और लीडर की क्रिएशन हो, उन लोगों ने ही तुम्हें बनाया है। तो हो सकता है कि तुम उनके ही एक टाइम बॉम्ब हो जिनको उन्होंने यहाँ पे भेजा हो इस टीम के अंदर हमारे पास ताकि वो कभी भी तुम्हें फाड़ सकें। और इस बात को याद रखना कि जब भी तुम्हारा दिमाग खराब होने लगे कि मैं ही था जिसने एबोमिनेशन को मारा था। तो ए बॉम्ब बोलता है कि जो भी तुम्हें कहना कहते रहो, मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं भी उस डूम्सडे डिवाइस को देख सकूं और मैं जाके खुद ब्रूस को बता सकूं कि हमने क्या देखा है, ना कि हम सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स के ऊपर विश्वास कर लें। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि अच्छा तो मतलब बैनर ने मेरे पीछे कीड़ा लगा दिया है, लिटिल क्रीपी। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि यहाँ के सारे बी कीपर्स कहाँ मौजूद हैं, मेरा मन कर रहा है किसी का सर फोड़ने का। तो रेड हल्क बोलता है कि ये बेस तकरीबन टोटली ऑटोमेटेड चलता है, ये मोडेक ने बनाया है, तो यहाँ पे ज्यादा लोग हमें नजर नहीं आने वाले हैं। अब आओ मेरे साथ और खामोशी से रहो। वहीं से बोलता है कि इनकेस अगर तुमने इस बात को नोटिस ना किया हो तो ए बॉम्ब तुम्हारी काफी अच्छे से मदद कर सकता है। तो रेड हल्क बोलता है कि आप बस भी करो, कितनी बार अपना नाम ले लेके मुझे सुनाते रहोगे? तो वो कहता है ओ मुझे माफ कर देना बिग रेड। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा नाम एक नया नाम है, कुछ नया है, तुमने अपने नाम के अंदर खाली रेड ऐड कर लिया है। हे आखिरकार ये क्या चीज है? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे शीशे के पीछे मोडेक की बॉडी होती है। तो ए बॉम्ब बोलता है कि मोडेक यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है रिक। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि हम उसको आसानी से हरा सकते हैं, इसके पास इस वक्त इसका वो ब्रेन ब्लास्ट वाली चीज नहीं है। तो रेड हल्क बोलता है कि ये वो है ही नहीं। मैंने इस रूम के बारे में काफी ज्यादा सुना था लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी इसको इस तरह पर्सनली देख पाऊंगा। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे मोडेक की जो वो बॉडी होती है उसका एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर से उसका दिमाग वगैरह निकाला जा रहा होता है। तो ए बॉम्ब बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे मैं किस चीज को देख रहा हूँ? तो वहीं पे रेड हल्क बताता है कि ये एक तरह का क्लोन है, मोडेक अपने जैसे और भी बहुत ज्यादा बॉडीज को बनाता है। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि अब तुम मुझसे ये मत कहना कि वो इस पूरी की पूरी दुनिया को इन्हीं से पॉपुलेट करना चाहता है। तो रेड हल्क बोलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जैसे ही क्लोन बनाता है वो उसके ब्रेन फंक्शन को इमीडिएटली बिल्कुल खत्म कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली उस क्लोन का वहाँ पे दिमाग खोल के उसका दिमाग बर्बाद कर रहा होता है। और ए बॉम्ब बोलता है कि भाई बस बहुत हो गया, आज जो मैंने देखा मैं उसको कभी अनसीन नहीं कर सकता हूँ।
और रेड हल्क बताता है कि दरअसल वो इन सारे के सारे क्लोन्स के दिमाग को इस्तेमाल करता है एक रॉ प्रोसेसिंग पावर जनरेट करने के लिए। इस एम के अंदर जितना भी इक्विपमेंट मौजूद है दुनिया भर के अंदर, वो ऑर्गेनिक हार्ड ड्राइव्स के ऊपर चलता है। यहाँ पे डेटा नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स के ऊपर नहीं रखा जाता है, बल्कि यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव्स हैं वो खुद मोडेक के ब्रेन्स हैं जो कि स्टोरेज का काम करती हैं, क्योंकि उसकी नज़र में दुनिया का मोस्ट परफेक्ट कंप्यूटर एक दिमाग ही है आफ्टर ऑल। और उसके बाद जो उसके दूसरे ऑर्गन्स बच जाते हैं जैसे हाथ, पैर, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, वो सब वो संभाल के रख लेता है ताकि अगर उसको कभी अपनी बॉडी चेंज करने की जरूरत पड़े, उसकी बॉडी खराब हो जाए तो वो फौरन ही कर सके। और इस तरह हम देखने के बेसिकली इस कमरे के अंदर बहुत ही घिनौना नज़ारा में देखने को मिल रहा होता है, जहाँ पे मोडेक जो कि बहुत ही पहले ही घिनौना दिखने वाली इंसान है और उसका जो यहाँ पे अलग अलग क्लोन्स रखे हुए उनके ऊपर गंदे गंदे एक्सपेरिमेंट्स करके उनके अंदर की चीज़ें निकाली जा रही हैं। वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ पे ए बॉम्ब को तो उल्टी आना शुरू हो जाती हैं। तो रेड हल्क बोलता है कि तुम सिर्फ बाहर से ही सॉलिड हो, अंदर से तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मेरे साथ आना हो तो ये सारी हरकतें करने की कोशिश मत करना। और वहीं पर अगले पल रेड हल्क उसके साथ एक और कमरे में आता और कहता है कि यही वो कमरा होना चाहिए जिसकी हमें तलाश है, और मेरे ख्याल से यही वो बदसूरत चीज़ है जिसको हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं। और बेसिकली यहाँ पे वो जिस कमरे के अंदर आते हैं वो कोई और नहीं, वही कॉस्मिक हल्क वाला रोबोट होता है। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है उनकी प्लान का सबसे बड़ा पार्ट एक हल्क बॉट है। वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि अगर वो किसी किस्म का इम्पोस्टर बना रहे हैं तो ये वाकई में बहुत ही लेम प्लान है, क्योंकि हल्क को कोई भी पसंद नहीं करता है। मेरे ख्याल से इसके पीछे और भी गहराई हो सकती है। और अगले पल वो वहाँ पे उस मशीन के बटन को दबाता है। तो रेड हल्क बोलता है कि तुम जितने स्टूपिड दिखते हो तुम कहीं उससे ज्यादा हो। तो कहता है कि चिल, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये किसी किस्म का सीडी प्लेयर या MP3 प्लेयर है। और जैसे वो वहाँ पे उस बटन को दबाता है तो उनके सामने एक होलोग्राम आ जाता है जिसके अंदर इस कॉस्मिक हल्क की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। और वो होलोग्राम हमें बता रहा होता है कि ये चीज़ जो एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री का पीस है जिसको कॉस्मिक ऑटोमेशन कहा जाता है, लेकिन आजकल इसको रेफर किया जा रहा है कॉस्मिक हल्क के नाम से। ये जो है एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम एंटिटी से बनाया गया है। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है जिसको डेवलप किया गया है एक नेटिव वर्ल्ड के ऊपर। एक बार इसको जब तैयार कर ली जाए तो ये सिंथेटिक एंटिटी जो है किसी भी किस्म की जो है कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है अपने आप को चलाने के लिए, और ये स्पेक्ट्रम के ऊपर कुछ भी हो सकती है। मोस्टली जिस वर्ल्ड के ऊपर ये मौजूद होती है उसकी सोलर एनर्जी जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो ये हाइड्रोजन फ्यूजन के ऊपर चलता है। ये कॉस्मिक ऑटोमेशन जो है इसको प्राइमरीली इसलिए बनाया गया था ताकि ये डेटा लूप को जो है प्रोब के जरिए भेजी जा सके यूनिवर्स के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर, और यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आ सके। जो ये डेटा लूप जो इस वक्त आपके पास पहुंचा है ये सोल 3 अर्थ 11 साइकिल्स अगो पहुंचा है आपके पास। इस डेटा लूप को सबसे पहले फाउंड करा था अर्थ के ऊपर प्रोफेसर ग्रेगसन गिलबर्ट ने। जिस तरह इससे पहले और भी ज़्यादा होस्ट रह चुके हैं डेटा लूप के, ग्रेगसन ने भी इसकी पूरी बॉडी को चेंज करने के बारे में सोचा था। उसी तरह हमें बताया जा रहा था कि जब सबसे पहले वो अर्थ के ऊपर आया था ये ऑटोमेशन, तो इसका शेप जो था एक डायनासोर टाइप का था। और वहीं पे वो डॉक्टर्स को यहाँ पे जो है ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और उसका असिस्टेंट पूछता है कि आखिरकार हम इसको कैसे ऑन करने वाले हैं, इसके अंदर तो कोई बैटरी कोई इंजन ही नहीं है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि हम इसको कैसे चलाने वाले, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ कि हम इसको चलाएंगे ज़रूर। और गिलबर्ट ने जो है अपनी इस पूरे के पूरे फ्रेम को उसी चीज़ के ऊपर बेच किया था जिसको सबसे ज़्यादा पावरफुल समझता था, एक मॉडल जिसको उसने नाम दिया था डायनासोरिया। इसकी एक्टिवेशन से पहले ही इसको अल्केमिस्ट डायब्लो ने जो है गलती से ट्रिगर कर दिया, और ये जो है इसके जरिए ऑन तो हो गया लेकिन अपने उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर सका जो कि कॉस्मिक ऑटोमेशन प्रोग्राम के लिए इसको बनाया गया था। इसलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने और डेटा लूप को ढूंढने के लिए एक नए सूटेबल माइंड की तलाश जारी कर दी गई, और वो साइंटिस्ट था जिनको बहुत अच्छे तरीके से लोग जानते हैं द मैड थिंकर के नाम से। इस इंसान के पास पहले से एक्सपीरियंस मौजूद था इस तरह के बैटल रोबोट्स को बिल्ड करने के अंदर। तो उन्होंने इस ऑटोमेशन को कंप्लीट करने के लिए और उसके डेटा लूप को कंप्लीट करने के लिए इसको जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने इसको एक साइंटिस्ट ब्रूस बैनर की तरह बनाने के बारे में सोचा, या फिर जिनको मोस्ट पॉपुलरली लोग जानते हैं गामा इरिटेटेड हल्क के नाम से। लेकिन थिंकरर ने इस कॉस्मिक हल्क को जो है बिल्कुल ही कंप्लीट तौर पे लॉक करके रख दिया, क्योंकि वो जो अपने एंड्रॉइड बना रहा था उसके आगे वो बिल्कुल फीके लगने लगे। तो उसने सोचा था कि वो कभी इस टेक्नोलॉजी को बाहर लेके नहीं आने वाला है। लेकिन 3 साल के बाद एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुंचे, उसको क्लेम करना चाहा, उसकी डेवलपमेंट का आगे काम शुरू कर दिया। लेकिन जब वो कॉस्मिक हल्क को इस दुनिया के अंदर लेकर आए तो उस दुनिया के ऊपर आते ही उस कॉस्मिक हल्क ने एक ज़बरदस्त किस्म की अननेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, जो कि उसको मिली थी कुछ एडवांस बीइंग से जिनका नाम इटर्नल्स था। फाइनली कॉस्मिक हल्क जो है वो चार्ज हो गया मुकम्मल तौर पे और एक्टिवेट हो गया। वो जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वो खतरनाक किस्म की डिस्ट्रक्शन में निकल गया और उसने बहुत सी एंशिएंट चीज़ों को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो उस हेलोग्राम को बंद करता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं किसी म्यूजियम की टूर के ऊपर नहीं आया हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि एलियन है, ये पावरफुल है, और मुझे ये समझने के लिए इतनी ज़्यादा लंबी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे हेड को जो मोडेक के बिस्तर के अंदर छोड़ दूंगा, गॉड फादर स्टाइल के अंदर। वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि मैन, अब तुम मुझे ये सोचने में मजबूर मत करो कि मोडेक अपने बिस्तर के अंदर कैसे सोता होगा, क्योंकि अभी जो मैंने कुछ देखा है उसकी तस्वीरें मेरे दिमाग से वैसे ही बाहर नहीं निकल रही हैं। लेकिन यहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि दरअसल जैसे ही रेड हल्क जो है वहाँ पे कॉस्मिक हल्क को बर्बाद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हाथ लगाने ही वाला होता है,
तो जैसा कि आपको पता है कि रेड हल्क के अंदर अपनी कॉस्मिक एनर्जी भी मौजूद है, तो वही कॉस्मिक एनर्जी जो है वो उस कॉस्मिक हल्क को चार्ज कर देती है और अगले पल वो कॉस्मिक हल्क वहाँ पे जो है जाग जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और वहीं से ए बॉम्ब पूछता है कि इसको आखिरकार किसने टर्न ऑन करा है, लेकिन अगले पल कॉस्मिक हल्क उठता है और उन दोनों को उठा के दूर फेंकता है और एक अजीब व गरीब लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हल्क जागना शुरू करता है और उसकी लैंग्वेज जो सही होने लगती है और वो अपनी सारी चीज़ें बेसिकली डाउनलोड कर रहा होता है, अपने अर्थ के हिसाब से लैंग्वेज को इंग्लिश कर रहा होता है और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। वहीं से रेडर बोलता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, अब कम से कम तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ जब मैं तुम्हारी चीथड़े उड़ाऊंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि रेडर उसके ऊपर कूदता है उसको मारने के लिए, लेकिन कॉस्मिक हल्क उसके पंच को वहीं ब्लॉक करता है और अगले पल उसको उठा के बहुत दूर फेंकता है। मेरे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि इस वक्त तुम बिल्कुल मेरे हल्क के जैसे देखे हो और इस वक्त उस वाले हल्क की शामत बुला रहे हो जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर तुम्हें मोडे को लीडर ने बनाया और यहाँ रखा हुआ है तो मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा बड़ी, तुम्हें जाना होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि ए बॉम्ब वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा पिलर उठा के उसके मुंह पे मारता है और वहीं पे इसी तरह बैटल दोबारा शुरू होती है जहाँ पे रेड हल्क, ए बॉम्ब और कॉस्मिक हल्क मिलकर तीनों ही लड़ रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो कॉस्मिक हल्क होता है वो मुसलसल रेड हल्क की कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और हैंस इसी वजह से वो मुस्तकिल तौर पे जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होते ही जा रहा होता है और वो यहाँ पे अकेला ही जो है रेड हल्क और ए बॉम्ब दोनों को धूल चटा देता है। और इसी तरह देखते हैं कि वो यहाँ पे उन दोनों की अच्छी तरीके से शामत बुलाने के बाद उसको ऑर्डर्स मिलते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, अब सीधा पॉइंट 2 की तरफ बढ़ो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ से उड़ते हुए बाहर चले जाता है। तो ये वो बोलता है कि क्या मतलब, ये उड़ भी सकता है, ऑसम यार। और वहीं पे अगले पल जैसे वो दोनों वहाँ शामत बुला के अपनी पड़े होते हैं जमीन के ऊपर, तो उनको मैसेज आता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग यहाँ पे आए। मोडेक और मैंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा था कि मिस्टर जोन्स भी आज हमारे साथ यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमने जो टेस्ट करना था उसके अंदर हमें एक नया एस्पेक्ट मिल चुका है कि हमारा कॉस्मिक पावर्ड हल्क जो है वो दो हल्क जैसे बीइंग से आसानी से लड़ सकता है। और मोडेक बताता है कि आज हमारा जो असल मकसद था जिसकी वजह से हमने तुम्हारे रेड फ्रेंड को यहाँ पे खींचते हुए बुलाया था उसके पीछे हमारा ही सारा का सारा प्लान था, क्योंकि हमें अपने सिंथेसॉइड को जो बेसिकली एक्टिवेट करना था और ये सिर्फ एक्टिवेट कॉस्मिक एनर्जी के जरिए ही किया जा सकता है। जैसा कि तुमने हमसे तो गद्दारी करी ली, हमारे लिए तुम गद्दार हो ही चुके हो, लेकिन गद्दार होने के बावजूद भी तुम हमारे प्लान्स को पूरी तरीके से पूरा करते आ रहे हो। हमने अपने कॉस्मिक हल्क को रीप्रोग्राम करने में महीनों का वक्त लगा दिया, लेकिन तुमने हमारी इस बेट को एक्सेप्ट करा और फौरन यहाँ पे पहुंच गए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुमने कुछ हमारे एजेंट को जरूर मार दिया, लेकिन अब उसका कोई हमें गम नहीं है। और मोडेक भी बोलता है अब हमारा एजेंडा पूरा हो चुका है, तुम अपने प्लान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी इस बेस ने अपना पर्पस पूरा कर दिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे मोडेक और लीडर जो हैं इस बेस को सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए कर देते हैं, जहाँ पे अगले पल उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम होता है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और इसी तरह रेड हल्क और ए बॉम्ब वहाँ से बहुत मुश्किल से बचते बचाते इस बेस से बाहर निकलते हैं। और वहीं से रेड हल्क बोलता है कि वो लोग यही चाहते थे कि मैं बाहर आऊँ और मैं उनकी चाल में फंस गया। और वहीं से इसी तरह ब्रूस बैंडर के सीक्रेट बेस के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि उस केव के अंदर है। उन दोनों में से कोई एक जो है वो अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा है। ये चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते ही जा रही हैं। और अगर तुम कह रहे हो कि उस कॉस्मिक हल्क ने तुम्हारी ये हालत करी है जो कि मोडे को लीडर ने बनाया है, वो भी सिर्फ आधी फोर्स के ऊपर, तो इस बात को इमेजिन करो कि जब अपनी फुल फोर्स के ऊपर वो होगा तो वो क्या कर सकता है। तो ये बॉम्ब बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, उस कॉस्मिक हल्क ने हमारी बहुत बुरी तरीके से शामत बुला दी और वो पूरा चार्ज भी नहीं था। तो वहीं से बैनर बोलता है कि हाँ, क्योंकि उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने कॉस्मिक हल्क को वापसी अपने पास बुला लिया ताकि वो उसको और ज्यादा कॉस्मिक पावर देके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकें। तो बैनर बोलता है कि मुझे पता नहीं कि हो सकता उसको किसी रॉकेट में बैठा के स्पेस की तरफ भेजें ताकि वो कॉस्मिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर सके, या किसी किस्म का कॉस्मिक जनरेटर उनके पास मौजूद है जिससे वो उसको चार्ज करने वाले हैं। आई विश अगर मेरे पास वो डिस्क मौजूद होती जिसके जरिए तुमने वो होलोग्राम देखा था तो शायद हम कुछ समझ पाते। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ए बॉम्ब उस डिस्क को निकाल के देता है और कहता है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जब वो लोग वहाँ पे लड़ने में लगे हुए तो मैंने इसको वहाँ से चुरा लिया था। और बेसिकली हम देखते हैं कि उसी डिस्क को वो यहाँ पे चुरा चुका होता है और वहीं पे ब्रूस बैनर अपनी टूल्स के जरिए उसको हैक करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसको दोबारा यहाँ पे ऑन करके देख सके। तो वहीं से रेड हल्क बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इसके ओरिजिन से क्या लेना देना है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ब्रूस बैनर बोलता है कि इसका बिल्डर, इसका जो ओरिजिन है वही हमारे लिए सब कुछ मायने रखता है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये डेटा लूप सबसे पहले किसने बनाया है, इसको किसने डिजाइन करा है, तो उसके जरिए हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और इसी तरह वहाँ पे ब्रूस बैनर उस डिस्क से सवाल करता है और डिस्क उसको दोबारा से अपना प्रोग्राम शुरू करके बताना शुरू करती है ये जो बीइंग है जिसकी आप ओरिजिन तलाश कर रहे हैं ये कुछ ज़्यादा ही पुरानी है। और उसका जो डिज़ाइनर है जिसने इस चीज़ को बनाया वो कोई और नहीं बल्कि उसको दुनिया जानती है गैलेक्टस, डिवाइवर ऑफ वर्ल्ड के नाम से। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये जो कॉस्मिक हल्क ऑटोमेशन है जो कि स्पेस से आई है अर्थ के ऊपर, वो किसी और की बनाई हुई नहीं बल्कि गैलेक्टस की बनाई हुई है। और ये डिस्क हमें बताती है कि गैलेक्टस ने इस तरह का प्रोग्राम को प्रिपेयर करा था ताकि वो इन रोबोट्स को उन प्लैनेट्स के ऊपर भेज सके ताकि गैलेक्टस के अराइवल के लिए उस प्लैनेट को वो जो है पहले से साफ करके रख सकें। ये कॉस्मिक ऑटोमेशन इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उस प्लैनेट के किसी भी डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर सकते थे, वो पूरे के पूरे ग्लोब को जो है साफ कर सकते थे गैलेक्टस के आने के लिए।
लेकिन तीसरे मिलेनिया के बाद जो है गैलेक्टस ने अपने इस ऑटोमेशन प्रोग्राम को बंद कर दिया, क्योंकि ये रोबोट जिसको गैलेक्टस ने अपने काम के लिए बनाया था, जब वो उन प्लैनेट्स पे जाया करते थे तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड हो चुके थे। वो इसी की ऑटोमेशन को हैक करके अपने इस्तेमाल के लिए काम करना शुरू कर देते थे और उल्टा गैलेक्टस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, और इसलिए गैलेक्टस का जो काम था, वो जो प्रोसेस था, वो और ज्यादा स्लो होते रहा। तो इसलिए गैलेक्टस ने अपने नेक्स्ट मॉडल के ऊपर काम करना शुरू करा और उसने रोबोट को छोड़ के इंसानों के ऊपर अपनी एनर्जीज को शेयर करने का सोचा, और उसने अपने अलग अलग हेराल्ड्स बनाने शुरू करे, जिस तरह इसके बहुत ज़्यादा मशहूर हेराल्ड्स को आप जानते हैं, सिल्वर सर्फर वगैरह। तो उसी तरह बेसिकली आज हमें इसकी ऑटोमेशन की पहली बार आज हिस्ट्री बताई गई है कि ये जो रोबोट है दरअसल किसी और का नहीं बल्कि गैलेक्टस का बनाया हुआ है और उसी की पावर कॉस्मिक के ऊपर चलता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोबोट कितना ज़्यादा ड्यूरेबल हो सकता है। और वहीं से रेडर बोलता है कि हमने बहुत देख लिया, ये क्रिएशन गैलेक्टस की है और इस वक्त ये कुछ लूनेटिक्स के हाथ में पड़ चुकी है। और मैं इस बारे में बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि गैलेक्टस ने अगर इस चीज़ को डिज़ाइन करा है तो इसकी कोई भी पावर लिमिट नहीं होगी, ये जितनी चाहे कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। वहीं पे रेडर को गुस्सा आता है और दीवार पे पंच मारते हुए बोलता है कि ग्रेट, अब वो बिग लून जो है वो मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब करके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि मेरे ख्याल से इसको कहते हैं आयरनी। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि अब बताओ कि ब्रूस हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, मतलब मैं और रेड तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, उसने हमें कचरे की तरह फेंक दिया, तो आखिरकार हम उसके ऊपर क्या चीज़ फेंकने वाले हैं अब। तो ब्रूस बोलता है कि वेल अगर हम पास्ट के अंदर होते तो मैं तुमसे यही कहता कि हमें इंतजार करना चाहिए मेरे गुस्सा होने तक का, लेकिन अब हमारे पास हल्क वाला ऑप्शन है ही नहीं, थैंकफुली। और रेडर बोलता है कि वो लोग अपने हल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं और उन्होंने सैमसंग को भी अपनी साइड पर कर लिया और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इसके अलावा उनके पास रेड शी हल्क भी है, तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कीमती हैं उनके लिए। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि ब्रूस के पास कार है और उसकी सबसे ग्रेट कज़न यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स वो भी इसके पास आती होगी कुछ टाइम में। लेकिन वहीं से रेडर बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी कज़न जेनिफर के बारे में अभी तक हमें नहीं पता कि वो है तो है कहाँ, लेकिन अभी भी एक और ऐसा शख्स मौजूद है इस दुनिया के अंदर जो कि गैमा के जरिए चल रहा है और हम शायद उसको अपनी टीम में ले सकते हैं। तो वहीं से ब्रूस बंदर बोलता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हल्स को संभालना बहुत ही आसान है और वो हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे। आई थिंक इस वाले के साथ तुम्हारा कुछ इन्फ्लुएंस रह चुका है, तुम्हारी हिस्ट्री रह चुकी है बैनर, और शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है लेकिन ये तुम्हारी खुद की बेटी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल रेड हल्क जो है उसको किसी और के बारे में नहीं बल्कि लायरा के बारे में बता रहा है। और वहीं पे बैनर इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत में रह जाता है, क्योंकि इससे पहले शायद बैनर को ये नहीं पता था कि उसकी बेटी लायरा जो कि फ्यूचर से आई है वो यहीं अर्थ के ऊपर घूम रही है। टू बी कंटिन्यूड।